Okay, students, welcome. In today's topic, we are going to study about Boyd and Savart law. This is a very important law. जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम कूलम्स लॉ को स्टडी करते हैं, जितना इम्पोर्टेंस कूलम्स लॉ का है उतना ही इम्पोर्टेंस मैग्नेटिज्म के अंदर बॉयड एंड सैवर्ट लॉ है। इस लॉ का यूज हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ को। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके चारों तरफ हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, तो इसके चारों तरफ जो है इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ही इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और आपने इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो हम ये कैलकुलेट करने से पहले हम क्या मानते हैं कि हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, वेरी स्मॉल पार्ट AB, दिस स्मॉल पार्ट AB जिसकी लेंथ dl है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इस छोटे से हिस्से का डिस्टेंस इस पॉइंट P से R है और जो एंगल बना रहा है ये करंट एलिमेंट, क्योंकि जिस तरफ को करंट फ्लो करता है उस तरफ की लेंथ को करंट एलिमेंट बोलते हैं। ये एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? इस पोजीशन वेक्टर R के साथ। तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको स्मॉल मैग्नेटिक, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को बाई लेटर बी फॉर बॉम्बे वो यूज करते हैं। तो छोटे से हिस्से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्मॉल dv कहेंगे, हम उसको स्मॉल b कह रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके आधार पर ये रिजल्ट लिखे जाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इस AB एलिमेंट की लेंथ है dl, तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट की वजह के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन। एंड फोर्थ पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये पॉइंट यदि नजदीक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, यदि ये पॉइंट दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो हमने 4 पॉइंट लिखते हैं ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं। जो एक्सपेरिमेंट किसने किया? बॉयड एंड सैवर्ट ने किया। अब इन चारों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल। तो dv इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इनको सबको इकट्ठा कर दिया। जो ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर में रहेगा वो न्यूमिनेटर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो r स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। और dv इज इक्वल टू k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो k है, ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इस k को हम कांस्टेंट हम लगाते हैं। दिस कांस्टेंट की जो वैल्यू है SI सिस्टम के अंदर वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। ये जो म्यू नॉट है यहाँ पे, इस म्यू नॉट को हम ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम ससेप्टेबिलिटी इसको कह सकते हैं हम। This mu is called not susceptibility, but this is called permeability of free space. Permeability of free space.
permeability of free space। ये परमेबिलिटी क्या होती है? हम ससेप्टेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आने वाले समय में। परमेबिलिटी क्या होता है कि जब किसी इस स्पेस के अंदर, जो इसके चारों तरफ स्पेस है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मीडियम है, स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कितनी इजीली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास कर सकते हैं, या कितने इजीली वो मैग्नेटाइज हो सकता है, मैग्नेटिज्म उसमें कितना इजीली पास कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मींस द एबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज टू पास थ्रू देम। अब ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम हमने निकालना हो तो वो क्या होता है, या इसका रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव का मतलब होता है जब मीडियम की परमेबिलिटी हम फ्री स्पेस से कंपैरिजन करते हैं। तो ससेप्टेबल permeability, not now susceptibility, this is a permeability of free space is permeability of free space medium divided by permeability of free space, that is mu r is equal to mu upon mu naught। mu जो है वो permeability of medium है, mu naught जो है permeability of free space है। तो mu r होता है कंपैरिजन है, मतलब म्यू नॉट के कंपैरिजन में कितना है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। तो हम यहाँ पे हमने ये बताया के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है, इस म्यू नॉट वो 10 रेज़्ड पावर -7। अब यूनिट में लिखे हैं हमने टेस्ला, मीटर, एम्पियर इनवर्स। ये यूनिट कहां से आए? ये यूनिट यहीं से आए, यहीं से। यहां पे देखिए इसके डीवी के यूनिट क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट होते हैं टेस्ला, और यहाँ डीएल के मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर रहेगा नीचे, तो मीटर आ गया ऊपर। तो क्या बन गया, टेस्ला इंटू मीटर, और ये करंट आ गया नीचे को, इधर बटे में आ जाएगा, तो एम्पियर इनवर्स स्क्वायर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को यहीं रख दिया, बाकियों को सबको उल्टी इस तरफ को हम लेकर के आए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को लेके आए। तो इस तरह से हम इसके यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, आर से गुणा कर दूंगा, आर से भाग कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा था, मैंने आर से गुणा कर दिया, तो नीचे आर स्क्वायर था, अब नीचे एक और आर हो गया, तो क्या बन गया, ये आर क्यूब बन गया। यहाँ आर स्क्वायर था तो ये आर क्यूब बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो आई डी एल आर साइन थीटा है, इसको मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। पहला वेक्टर गुणा दूसरा वेक्टर साइन थीटा, वो क्या होता है, आई डी एल क्रॉस आर। ये वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है आपने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये आपने ये स्टडी किया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आइडियल आर साइन थीटा को आइडियल क्रॉस आर। अब ये जो आर वेक्टर होता है इसमें भी दो चीजें होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये जो मैंने मॉड बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड पड़ता है, और ये यूनिट वेक्टर है आर कैप, ये डायरेक्शन बताता है। तो क्या बन गया फिर हमारे पास, डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड से भाग किया, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो मैं इस आइडियल इस आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर, तो बन गया आइडियल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, और नीचे आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब इससे एक मैग्नीट्यूड से एक मैग्नीट्यूड कट जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ आइडियल आर कैप इंटू आर का स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में है, जैसे हमने कूलम्स लॉ में स्टडी किया है वैसे ही हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है हमारे पास इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना हो तो आपने कौन से रूल लगाने हैं, मैंने आपको पहले ही बताए हैं। एक राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल, और एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है कि आप पहले वेक्टर से, जैसे ये है आइडियल क्रॉस आर, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ को
घुमाओ, उंगलियों को घुमाओ, उंगलियों को घुमाओ, तो जिस तरफ को स्क्रू घूमेगा, जिस तरफ को स्क्रू एडवांस करेगा वो राइट हैंड स्क्रू होता है। तो मैं जैसे हमारे पास मैं ऐसे घुमाता हूँ, डीएल है इस तरफ को, आईडीएल है इस तरफ को, आर है इस तरफ को, मैं स्क्रू को ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ। तो जो स्क्रू है, आप एक स्क्रू लीजिए, आप दीवार में उसको करिए, फिर स्क्रू ड्राइवर से उसको रोटेट करिए, इस तरह से रोटेट करिए, तो वो जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ को जाएगा, ठीक है। और यदि आप ऐसे ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो स्क्रू बाहर की तरफ को आएगा। यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ को जाएगा। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल है। दूसरा रूल है राइट हैंड थंब रूल। आप पहले वेक्टर से, मैंने पहला वेक्टर है आइडियल, पहले वेक्टर की तरफ को उंगलियां की और उसको घुमाया उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ को, ठीक है। तो किस तरफ को आया थंब, थंब अंदर की तरफ को आया। तो यहां पर जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, प्लेन टू द पेपर, या इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द दिस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। यदि मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड को, यदि मैं इस करंट को उल्टा कर दूं, नीचे की तरफ को कर दूं, अब तो करंट हमारा नीचे की तरफ को है, मैंने नीचे की तरफ को, पहले था ऊपर की तरफ को ऐसे, अब नीचे की तरफ को है, तो मैंने किस तरफ को घुमाना है, अब नीचे की तरफ को है। आपने अपनी उंगलियां जो हैं वो आपने ऐसे रोटेट करनी, क्योंकि थोड़ा सा ये बाजू को घुमाना थोड़ा मुश्किल है। तो जब आप नीचे की तरफ से ऐसे करेंगे, देखिए अब ऐसे मुझे रखना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये थंब किस तरफ को आ रहा है, ये बाहर की तरफ को आ रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ को होगी। तो ये डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल लगा करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि सारे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ये तो मैंने छोटे से हिस्से की वजह से निकाली, यदि पूरे की वजह से निकालनी हो तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल ऑफ द कंडक्टर कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, जो किसके बराबर है, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी आपके पास इस पूरे कंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल लॉ है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इन चारों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास फार्मूला बनता है आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोलते हैं, और इस म्यू नॉट की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स स्क्वायर, और इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि, क्योंकि मैंने कहा कि मैग्नेटिज्म के अंदर वाइट एंड सेवर्ट लॉ की वही इंपॉर्टेंस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ की है। तो कूलम्स लॉ और वाइट एंड सेवर्ट लॉ में कंपैरिजन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। कंपैरिजन बिटवीन Wyatt and Sabat law and Wyatt and Sabat law and Coulomb's law, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है। पहला पॉइंट तो क्या है कि दोनों जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि वहां पे जो आपके पास फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो बोथ लॉज आर इनवर्स स्क्वायर लॉ,
इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब बोथ डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नंबर 2, जो कूलम्स लॉ है वहां वेक्टर, वहां स्केलर क्वांटिटीज का रेफरेंस है, जैसे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ वाइट एंड शेवर्ट लॉ में वेक्टर क्वांटिटी का रेफरेंस है, जैसे करंट एलिमेंट। तो इन कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ स्केलर quantities are in reference like charge, whereas in White and Shewhart law vector quantities like करंट एलिमेंट को क्या लिख रहे थे हम, IDL, आर इन यूज। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, और क्या ओपिनियन इसके बीच में डिफरेंस हो सकता है हमारे पास। व्हाइट एंड शेवर्ट लॉ में एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर इज ए रेफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। वेयर एज जो कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्स है दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन कूलम्स लॉ force acts along the line joining two charges, whereas in White and Shewhart law the force depends upon the angle between the current element and position vector of the point. This is also important point. चौथा पॉइंट एक और हम उसको लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो कूलम्स लॉ के अंदर हमारे पास कौन सी चीज आती है जो वहां पे हम जिसको हम यूज करते हैं, उसको कौन सी हम परमिटिविटी का यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। वहां पे हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और यहाँ पे हम म्यू नॉट यूज करते हैं। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो क्या हो गया, इन कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, whereas in White and Shewhart law the value of magnetic field depends upon the permeability of the free space. So these are the some of the differences between these two laws. तो इनको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसमें हम व्हाइट एंड शेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। जैसे व्हाइट एंड शेवर्ट लॉ की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। और दूसरी बार हम व्हाइट एंड शेवर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक सर्कुलर कॉइल की वजह से एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो व्हाइट एंड शेवर्ट लॉ का हम करेंगे। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है, व्हाइट एंड शेवर्ट लॉ को की स्टेटमेंट आती है या इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है या इसकी एप्लीकेशन आती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इन दोनों को हम इसके बाद टेकअप, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेकअप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।